Good morning, students. BSc Part Third, Paper First, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की पिछली दो क्लासेस में हमने इसकी यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि जो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई तब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी आई वो थी क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स मेनली जिनमें फेल हुई उनमें से दो चीज़ को हम लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। पहला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और लास्ट क्लास में किस तरह से प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ में हमने बात करी थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बड़ा फेमस फिनोमिना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स डेवलपमेंट का एक माइलस्टोन था। आपको याद होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अगर बात करें तो स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा एक थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहा है, दूसरा हिस्सा दूसरे से एक्सप्लेन हो रहा है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी भी तरह से क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। और जब आइंस्टीन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी तो उससे बहुत इजीली हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए, और टिल डेट ये थ्योरी वैलिड है। एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन एक माइलस्टोन था, स्टार्टिंग थी, और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ। हम आज की क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की बात करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 20th सेंचुरी के प्रारंभ के अंदर एक वैक्यूम ट्यूब में कैथोड बनाया गया मेटल का, एनोड लिया, देखिए यहाँ पर आपको बहुत तरह के सर्किट मिलेंगे। मैं एक सिंपल सर्किट से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैथोड ट्यूब है, बहुत लो प्रेशर में यहाँ एक मेटल की कैथोड लगी हुई है। ये एनोड है जो एक माइक्रो एमीटर से कनेक्टेड है। ये एक्सटर्नल हमने बैटरी इस पर अप्लाई की है जिसकी पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल है, की है, वोल्ट मीटर है। एक्सपेरिमेंट में जब इस पे हमने रेडिएशंस को इंसिडेंट किया तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर थे, पहला था रेडिएशन की तीव्रता, रेडिएशन की इंटेंसिटी को वेरी किया। सेकंड टाइम जो सेकंड पैरामीटर था वो इनकी आवृत्ति, यानी जो हम विकिरण इस पे आपतित कर रहे हैं उसकी आवृत्ति को हमने परिवर्तित किया, और इसके सापेक्ष हमने ज्ञात की सैचुरेशन करंट, धारा, और साथ के अंदर एक कंसेप्ट आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, निरोधी विभव। हमने कोई भी जो धातु ली और उसमें पराबैंगनी स्पेक्ट्रम के अंदर विकिरणों की आवृत्तियों को परिवर्तन किया, तीव्रता को परिवर्तन किया, और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। ये पाया गया कि ज़्यादातर धातुएं पराबैंगनी स्पेक्ट्रम की रेंज के अंदर, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम रेंज के अंदर सफिशिएंट इंटेंसिटी और सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन जब इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। मीन्स लाइट इंसिडेंट हुई कैथोड पे, इस मेटल पे, एक धातु के ऊपर जब कोई प्रकाश या कोई विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित हुई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाते हैं और ये प्रकाश धारा को
रूप लेते हैं। तो यहाँ हमने एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट किया कि सबसे पहले अगर हम देखें, हमने यहाँ पर बैटरी एक तरह से नहीं लगाई, या यूँ कह दीजिए की इंसर्टेड नहीं थी, मीन्स किसी भी तरह का एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ अप्लाइड नहीं था। उस कंडीशन के अंदर हमने सबसे पहले वर्कआउट किया तो हमने पाया कि अगर हमने कोई ऐसा प्रकाश लिया है जहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव आपतित प्रेक्षित हो रहा है, तो हम देखते हैं कि तीव्रता वर्सेस धारा, अर्थात अगर मैं तीव्रता बढ़ाता हूँ तो धारा के मान में क्या परिवर्तन आता है। मैं यहाँ पहले ही कह रहा हूँ, हमने एक ऐसा प्रकाश लिया जिससे प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षण हो रहा है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षण होने के साथ ही यहाँ पर मैंने सफिशिएंटली हाई पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया है। क्योंकि जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेलरेट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि प्रति सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं वो सारे के सारे एनोड पे आ जाए। एक तरह से ये संतृप्त धारा को बता रहा है, सैचुरेशन करंट को बता रहा है। तो हम पाते हैं कि तीव्रता के साथ धारा बिल्कुल एक सीधा ग्राफ आता है, यानी हम जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते जाएंगे धारा बढ़ती जाएगी। एक बड़ा सामान्य से प्रयोग है, लेकिन मैं बार बार एक स्पष्ट कर रहा हूँ कि यहाँ हमने पहले से ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ली हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी का प्रकाश लिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षण हो रहा है, यहाँ धनात्मक विभव लगा दिया है, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है, जिससे जितने पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं वो उतने ही पर सेकेंड एनोड पर आ रहे हैं। तो हमारी जो सैचुरेशन जिसे हम संतृप्त धारा कहेंगे, तो हमारा ये ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। तत्पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि हम तीव्रता अब इस एक्सपेरिमेंट को दूसरी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। हम पाएंगे, हमने एक ग्राफ बनाया, हमने यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल रखा। सबसे पहले हमने यहाँ पर कोई नियत आवृत्ति का प्रकाश ले लिया, और नियत आवृत्ति का प्रकाश लेने के पश्चात हमने यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल सबसे पहले 0 रखा। हम पाएंगे कि यहाँ कुछ धारा का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि बिना विभव के भी प्रति सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उसका कुछ हिस्सा एनोड पे पहुँचता है। क्योंकि ये बात क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी गतिज ऊर्जा वेरी कर रही है 0 से अधिकतम के बीच में। इनमें से जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत कम है वह कैथोड के आसपास ही रुक जाएंगे, लेकिन जिनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा है वो बिना त्वरण के भी, बिना किसी पॉजिटिव पोटेंशियल के भी एनोड पे पहुंचेंगे। तो इसके कारण यहाँ कुछ धारा का मान होगा। अब हम यहाँ पर धीरे धीरे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ आता है, यानी जैसे जैसे हम विभव का मान बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि धारा का मान बढ़ता और संतृप्त हो जाता है। हम पहले इस हिस्से को समझना चाहें तो बड़ा सीधे से हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं। हो सकता है प्रति सेकंड इनकी मात्रा निश्चित है, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा वेरी कर रही है। अब इनकी गतिज ऊर्जा जब वेरी कर रही है तो जिनकी बहुत कम गतिज ऊर्जा या शून्य के समान है वह तो इस कैथोड ट्यूब में रह जाएंगे, लेकिन जिनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा है वो एनोड की तरफ जाएंगे, और इसके कारण जो धारा बनेगी वो हमारी प्रकाश धारा है, उसका कुछ मान है। जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, एनोड पे पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियलिटी इंक्रीज करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड एनोड, यानी जिनकी गतिज ऊर्जा कम है उनको भी त्वरण प्राप्त होगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ पहुँचेंगे। तो ये ग्राफ बताता है कि धीरे धीरे प्रति सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं वो एनोड पे पहुँचेंगे। बिल्कुल फेक डेटा मैं बात करता हूँ। मान लीजिए किसी धातु से प्रति सेकंड 1 लाख इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड जनरेट हो रहे हैं। मैंने बहुत फेक डेटा लिया है। अगर 1 लाख में से 1 लाख इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुँचने लग गए तो अब जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उतने एनोड पे पहुँच रहे हैं, तो यहाँ धारा सैचुरेटेड संतृप्त होगी, तो हमें ग्राफ इस तरह का प्राप्त होगा। ना हमने जो भी तीव्रता नियत रख रखी है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे
पोटेंशियल रिवर्स कर देते हैं। मीन्स अब हम यहाँ पर एनोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं। नेगेटिव का मतलब हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, उनका रिटार्डेशन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का रिटार्डेशन होगा तो धीरे धीरे उनकी गतिज ऊर्जा घटेगी। यानी जिनकी बहुत अधिक गतिज ऊर्जा है केवल वही एनोड तक पहुंच पाएंगे, जिनकी गतिज ऊर्जा कम है वो इस रिपल्शन के कारण रुकते जाएंगे। और हम पाएंगे कि जैसे जैसे हम नेगेटिव साइड पे जाते हैं तो हम पाएंगे कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के ऊपर विद्युत धारा शून्य हो जाती है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। ये हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है कि जब हम एक सेटअप के ऊपर एक धातु पर निश्चित आवृत्ति की प्रकाश को आपतित करते हैं तो जब एनोड को धनात्मक पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो धारा बढ़ते हुए सैचुरेट हो जाती है। लेकिन जब हम रिवर्स डायरेक्शन में मीन्स इसको नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड करते हैं, और इस रिटार्डेशन के कारण धीरे धीरे उनकी गतिज ऊर्जा घटती है और एक जगह प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है। इस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव कहते हैं। ये हमारे इस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा हुआ। हमने एक एनोड पे पोटेंशियल लगाया है, कैथोड है, पर्टिकुलर एक मटेरियल का है, एक मेटल है। हमने यहाँ पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया हुआ है। हमने इस एक्सपेरिमेंट के इसी हिस्से में अब इसकी तीव्रता बढ़ा देते हैं। मान लीजिए पहले जो भी इसकी तीव्रता थी से I1 थी, अब इसकी तीव्रता बढ़ा के I2 कर देते हैं और सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे तीव्रता बढ़ाते हैं तो जीरो पोटेंशियल पे धारा का मान पहले से ज़्यादा है। वो हम पहले भी मान रहे हैं कि जैसे तीव्रता बढ़ती धारा का मान बढ़ता है, तो शून्य पोटेंशियल पे भी धारा बढ़ेगी और सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब हमने तीव्रता बढ़ाई, धारा का मान बढ़ा। यानी इस ग्राफ के पॉजिटिव साइड को बात करें तो लगभग सेम है। अब हम वापस इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमेना है उसको देखते हैं कि जैसे ही इस समय हम यहाँ पोलरिटी रिवर्स करते हैं, यानी एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि तीव्रता ज़्यादा थी, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे, इसलिए ज़्यादा संतृप्त धारा थी। तो अब रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा? रिवर्स डायरेक्शन में जैसे ही हम यहाँ पर रिटार्डेशन लगाएंगे, पुनः इलेक्ट्रॉन रिटार्ड करेंगे, एनोड पे आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये ग्राफ पुनः स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई, निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये जैसा महत्वपूर्ण रिजल्ट आया कि हमने तीव्रता बढ़ाई, संतृप्त धारा बढ़ी, किंतु निरोधी विभव का मान नहीं बढ़ा। अब एक जनरल अवेयरनेस से क्लियर है कि निरोधी विभव किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा से। यानी जिन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी उनसे संदर्भित है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। यानी इस प्रयोग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी जितनी अधिकतम ऊर्जा है उसके संगत स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ना एक बार हम इस एक्सपेरिमेंट को और परफॉर्म करते हैं, एक बार तीव्रता और बढ़ाते हैं, हम पाते हैं कि बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आते हैं। यहाँ पर अभी तक के जो दो एक्सपेरिमेंट का पार्ट किया उनको मैं समराइज कर देता हूँ। इनमें से सामान्य जो क्लासिकल मैकेनिक्स से हम समझ सकते हैं वो समझ लेते हैं, और वहाँ क्यों क्वांटम फेल हुई इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारा सेटअप है, इसमें ये मेटल है, सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, और एनोड पे कलेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन मीन्स उससे प्रकाश धारा की हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पाया कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते हैं तो संतृप्त धारा बढ़ती है। ये एक लीनियर ग्राफ आता है, बिल्कुल स्पष्ट है। तीव्रता बढ़ेगी यानी ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यानी ज़्यादा फोटो धारा होगी। दूसरा हिस्सा करते हैं, हमने यहाँ पर आवृत्ति बिल्कुल निश्चित कर रखी है। हमारी जो मेटल है वो फिक्स है। इस मेटल के ऊपर जो हमारा प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए उसकी का तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति भी निश्चित है, केवल हम परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ पे तीव्रता का।
और यहाँ पर विभव का। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि जब शून्य विभव होता है एनोड पे तब भी कुछ धारा होती है, मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड पहुँच रहे हैं। जब हम एनोड पे धनावेश बढ़ाते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है वो त्वरित होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन त्वरित होते जाएंगे तो यहाँ धारा पहले बढ़ेगी फिर संतृप्त हो जाएगी। इसका मतलब संतृप्त धारा का अभिप्राय है कि प्रति सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है वह सारे एनोड पे पहुँच रहे हैं, ये सैचुरेशन करंट है। लेकिन अब हम यहाँ पर एनोड की पोलरिटी को रिवर्स करते हैं, यानी इसको ऋणात्मक विभव देते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन में रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होगा तो जिनकी ऊर्जा कम है, जिनकी गतिज ऊर्जा कम है, वो इलेक्ट्रॉन रुकते जाएंगे और जिनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा है वो एनोड पहुँचेंगे। तो धीरे धीरे धारा कम होगी, क्यों जैसे जैसे रिटार्डेशन हम बढ़ाएंगे तो रिटार्डेशन फोर्स बढ़ेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रुकेंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसा ऋणात्मक विभव आएगा जहाँ पर फोटो धारा का मान शून्य हो जाएगा। इसको हम निरोधी विभव कहते हैं। एक ऐसा विभव जहाँ पर फोटो धारा का मान शून्य हो जाए, ऐसा ऋणात्मक विभव जहाँ पर फोटो धारा का मान शून्य हो जाए, निरोधी विभव कहलाता है। इसकी खास बात है कि हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उनकी अलग अलग गतिज ऊर्जा है, उनमें से जिसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है वो एनोड तक पहुंच रहा है। जब वो भी आना बंद हो जाएगा तो धारा शून्य होगी, तो कहीं ना कहीं निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अब इसी प्रयोग को हमने रिपीट किया, यहाँ पर जो हमारा प्रकाश आ रहा था उसकी तीव्रता को बदल दिया, हमने उसकी तीव्रता का मान बढ़ाया। हमने जब तीव्रता का मान बढ़ाया फिर जब इसको धनावेशित रखा तो ग्राफ सिमेट्रिक आया, संतृप्त धारा ज़्यादा थी, और ज़्यादा तीव्रता बढ़ाई, संतृप्त धारा और ज़्यादा थी। किंतु इसके नेगेटिव साइड मीन्स जब यहाँ रिटार्डेशन लगा रहे हैं, जब यहाँ पर हम एनोड पर ऋणात्मक विभव लगा रहे हैं तो हम पाते हैं कि ग्राफ सिमेट्रिक है, धारा का मान घट रहा है, किंतु जिस स्थान पर धारा शून्य होती है वो निरोधी विभव हर अवस्था में समान है, यानी निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अभी तक हमारे एक्सपेरिमेंट के 2 पार्ट हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट के तीसरे हिस्से पे जाते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट के इस तीसरे हिस्से में अब हम यहाँ पर इस मेटल पे अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंगों को आपतित करते हैं। तीव्रता समान रख लेते हैं और अलग अलग आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय तरंगों को आपतित करते हैं। तो हम पाएंगे, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब इस प्रयोग के अंदर हमने एक तीव्रता ली से आई विभव, मैं एक ग्राफ एज इट इज बना देता हूं। आप देखिए हमने जो तीव्रता ले रखी थी उस तीव्रता के संगत विभव का परिवर्तन किया, जैसा पहले प्रयोग में ग्राफ आया वैसा ही आया। यानी जब हम एनोड का धन विभव पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे धारा बढ़ेगी और संतृप्त हो जाएगी, जब ऋण विभव बढ़ाएंगे तो धारा धीरे धीरे घटेगी और शून्य हो जाएगी और एक नियत विभव पर धारा शून्य होगी जो निरोधी विभव है। अब हमने आवर्ती परिवर्तित की। आवर्ती परिवर्तन के बाद अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। हम पाते हैं कि निरोधी विभव का मान हर अवस्था में अलग आ रहा है। मान लीजिए आपने आवृत्ति बढ़ा दी तो पॉजिटिव पोटेंशियल में तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आ रहा अगर इंटेंसिटी में चेंज नहीं है तो, लेकिन जैसे ही यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव का मान बढ़ गया। तीसरी बार हमने आवृत्ति और बढ़ा दी। अब जब तीसरी बार आवृत्ति बढ़ा दी तो हम पाते हैं कि ये मान और बढ़ जाता है। इसका बहुत स्पष्ट सा मतलब होता है कि निरोधी विभव रेडिएशन की आवृत्ति पे डिपेंड करता है, यानी रेडिएशन की आवृत्ति बढ़ेगी तो निरोधी विभव बढ़ेगा। मीन्स कहीं ना कहीं जो विकिरण है उनकी आवृत्ति बढ़ने से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है
और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। ये हमारे इस एक्सपेरिमेंट का तीसरा हिस्सा था। अब जिन साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किए, उनने एक एक्सपेरिमेंट और भी देखा कि अगर आवृत्ति घटाते हैं तो एक निश्चित आवृत्ति के नीचे, यानी अगर आवृत्ति एक पर्टिकुलर आवृत्ति के नीचे आ जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होता है। मैं यहाँ किसी मैथमेटिकल वैल्यू पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए मैं जस्ट एक बात करता हूँ कि ऐसा संभव है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक सतह है, इस सतह पर लैम्डा की फॉर्म में बात कर रहा हूँ। मैंने इस सतह के ऊपर डिफरेंट कलर्स के वेवलेंथ के प्रकाश को आपतित किया। मैंने देखा कि इस सतह के ऊपर जब मैंने अल्ट्रावायलेट रेस यानी पराबैंगनी किरणें आपतित करी, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। मैंने यहाँ पर ब्लू लाइट को इंसिडेंट किया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जैसे ही ग्रीन लाइट को इंसिडेंट किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखना बंद हो गया। ग्रीन लाइट से हम ऑरेंज पे आए, रेड पे आए या इंफ्रारेड पे आए, तो हम कितनी ही तीव्रता बढ़ा लें, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव हमें प्रेक्षित नहीं हो रहा है। मैं जस्ट एक एग्जांपल, सीजियम एक ऐसा मेटल है, अगर हम सीजियम मेटल की बात करें तो हमने उसमें पाया है कि लगभग 430 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित हो रहा है। लेकिन 430 नैनोमीटर से ऊपर के प्रकाश पर चाहे हम कितनी इंटेंसिटी बढ़ा लें, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं कोई प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं हो रहा है। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव कहीं ना कहीं एक निश्चित आवृत्ति, जिसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस पर निर्भर है। यानी एक आवृत्ति से अधिक या एक निश्चित तरंग दैर्ध्य से कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होगा या विकिरण होंगे या अन्य शब्दों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। इस एक्सपेरिमेंट की सीक्वेंस में एक एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म किया जहाँ पर यहाँ मेटल्स को चेंज कर दिया। जैसे सीजियम है, सीजियम के अलावा और दूसरे मटेरियल एल्यूमिनियम एटसेट्रा लिया और पाया कि इन सब के अंदर अगर हम देखें तो सिमिलर फिनोमिना ऑब्जर्व हो रहा है। मैं भी इनिशियल लेवल पे इन्हीं 3 एक्सपेरिमेंट के बेस पे बात करना चाहूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए, सबके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अटैच्ड है। तो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूज़न आया वो ये आ रहा है कि सतह के ऊपर महत्वपूर्ण है, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक की आवृत्ति का जब प्रकाश आ रहा है या तरंगे आ रही है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होता है। ये न्यूनतम आवृत्ति दहली आवृत्ति कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। दूसरी बात, तीव्रता बढ़ाने से सैचुरेशन करंट तो बढ़ता है, किंतु तीव्रता का प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रारंभ होने से कोई संबंध नहीं है। तीसरा, जब हम एनोड पर रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाते हैं यानी नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो धारा घटती है, प्रकाश धारा घटती है और एक जगह प्रकाश धारा का मान 0 हो जाता है। वह विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव कहलाता है। यह निरोधी विभव भी तीव्रता से संगत कोई लेना देना नहीं, यह निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। इस तरह से ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। ये एक्सपेरिमेंट बड़ा कॉमन सा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में हम देखें कि क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे फेल होती है। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो चिरसम्मत यांत्रिकी ये कहती है कि जितनी तीव्रता ज़्यादा होगी उतने फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अगर तीव्रता ज़्यादा है तो ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए, और ऊर्जा ज़्यादा है तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स अगर हम तीव्रता बढ़ा दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नियत नहीं आना चाहिए। अगर हमारे किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी फिक्स है और तीव्रता बढ़ाते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ पर जितनी तीव्रता बढ़ाओगे उतनी गतिज ऊर्जा ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से
तीव्रता और गतिज ऊर्जा में संबंध है। यहाँ पर ऐसा प्रेक्षित नहीं हुआ। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि अगर हम तीव्रता बढ़ा दें तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो यानी कोई दहली आवर्ती नहीं होनी चाहिए। मीन्स इलेक्ट्रॉन के जो बाहर आने का कंसेप्ट है वो तीव्रता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हम तीव्रता कम कर दें, प्रकाश विद्युत प्रभाव बंद हो जाना चाहिए। तीव्रता बढ़ा दें, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रारंभ हो जाना चाहिए, धारा का मान बढ़ता जाना चाहिए और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाना चाहिए। जबकि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है कि अगर हम आवर्ती में परिवर्तन करते हैं तो ही निरोधी विभव में परिवर्तन होता है। निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती के ऊपर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। तो इस तरह से क्लासिकल फिजिक्स इन दोनों कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेन नहीं कर पाई। साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना था कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है वो इंस्टेंटेनियस था, यानी बहुत कम समय 10⁻⁹ सेकंड से भी कम समय ले रहा है। जबकि क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि अगर यहाँ पर कोई इंट्रैक्शन होता है तो इट विल टेक टाइम। तो कुल मिलाकर 3 ऐसे पॉइंट हुए जिसके आधार पे हम कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई। फर्स्ट, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तीव्रता बढ़ाने के ऊपर निरोधी विभव बढ़ना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव नहीं बढ़ रहा। दूसरी बात, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से दहली आवर्ती का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी सतह पर आवर्ती घटाने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव कम हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए, और तीव्रता बढ़ा दें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव बढ़ जाना चाहिए। मैंने अभी सीजियम का एग्जाम्पल लिया। हम सीजियम में 600 नैनोमीटर का चाहे जितना प्रकाश डाल दें, कभी कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। तो ये भी कंसेप्ट क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। और तीसरी बात, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं होना चाहिए, तत्क्षण नहीं होना चाहिए, इट विल टेक सम टाइम। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, या हम कहें कि एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, ये इंस्टेंटेनियस हो रहा था। इस तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव के ये कुछ फिनोमिना मैंने आज आपको बताए, जिनके अनुसार हमारा इस प्रभाव को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और इसको जो एक्सप्लेन करेगा वो था क्वांटम थ्योरी। थैंक यू।